Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we have completed chapter thermodynamics. Last topic we were discussing about the entropy. Okay, we were discussing about the entropy. Now we will see some numerical on the each topic. Then we will start next chapter, equilibrium. Okay. Our first question is on the screen. A swimmer coming out from the pool is covered with a film of water, weigh about 18 gram. How much heat must be supplied to evaporate this water at the 298 Kelvin? Calculate the internal energy of vaporization. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है इंथैल्पी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्विमर है जो कि पूल से बाहर आता है, तो उसके ऊपर पानी की एक फिल्म लगी हुई है। वो जो फिल्म लगी है उस पूरी फिल्म का वेट 18 ग्राम है। अब उसकी बॉडी से कितनी हीट सप्लाई हो रही है कि वो पूरी तरह से 298 पर इवेपोरेट कर जाए। 298 पर क्या करें? इवेपोरेट कर जाए। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। किसको करना है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब एक चीज़ तो हमें नोन होती है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर जो होता है वो 298 पर 44.01 किलो जूल पर मोल होता है। ये चीज़ स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो कि अगर टेम्परेचर दिया हुआ है 298, अगर टेम्परेचर दिया हुआ है 298, तो ये हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि 298 पर जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 44.01 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें पता लग गई है। अब हम क्या करेंगे? जो 18 ग्राम वाटर है उसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे वेट कितना है? 18, और मोलर मास कितना है? 18। ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 मोल। 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि डेल्टा। अब ये यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल आ गया हमारे पास 18/18। ठीक है, हीट सप्लाइड टू एवपोरेट 18 ग्राम वाटर एट 298। तो 18 ग्राम वाटर के लिए कितना हीट चाहिए? नंबर ऑफ मोल इनटू स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो नंबर ऑफ मोल हमने क्या निकाला था? 1। और वहाँ पे जो है कि 298 पर हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? 44.01। तो हमारा यहाँ पे हीट सप्लाइड कितना आया? 44.01 किलो जूल पर मोल। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल हमारा 1 आया। फिर हीट सप्लाइड निकाल लिया हमने, तो हमारा हीट सप्लाइड क्या होता है? n इंटू हीट ऑफ वेपराइजेशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो 298 पे हमें पता ही है।
तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल इंटू 44.01 किलो जूल पर मोल हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ 44.01 किलो जूल हो जाएगा। ये अब हमें वो पता लग गया है जो हीट सप्लाई किए कि 18 ग्राम वाटर इवेपोरेट कर जाए। अब हमें पता करना है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू पा लेंगे। चलिए अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। अब यहाँ पे हमारा इंटरनल एनर्जी के लिए फार्मूला क्या है, डेल्टा यू फॉर वेपराइजेशन, इंटरनल एनर्जी फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द वेपराइजेशन इक्वल टू डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन माइनस पी वी, पी डेल्टा वी। और पी डेल्टा वी की जगह पे हम डेल्टा एन आर टी भी लिख सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है डेल्टा एच जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। हीट सप्लाइड हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना हमने हीट दिया। ठीक है, अब पहले हम डेल्टा एन आर टी ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन की जगह पे 1, आर की जगह पे 8.314 किलो जूल पर मोल लगाएंगे, क्योंकि अगर किलो जूल में है सारी चीज़ें, एनर्जी है जूल में है, तो आर की वैल्यू जूल में 8.314 होती है। इंटू टेम्परेचर 298 इंटू 10⁻3, ओके। किलो जूल में हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ किलो जूल, ओके। अब यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस पूरे हिस्से को, तो आएगा कितना 2.48। उस 2.48 को हम क्या करेंगे, हीट सप्लाइड में से घटा देंगे, तो हमारा इंटरनल एनर्जी 41.53 किलो जूल आ जाएगा। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, नोट कर लीजिए इसको, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल सिंपल था, ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, अगला क्या है। ठीक है, एज्यूमिंग द वाटर वेपर टू बी ए परफेक्ट गैस, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज when 1 mole of water at 100 degree centigrade and 1 bar pressure, okay, converted to ice at 0 degree centigrade. Given enthalpy of fusion for water is 6.0 kilojoule per mole. Enthalpy heat capacity of water 4.2 joule per gram. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मान ले कि जो वेपर है एक परफेक्ट गैस है, वाटर का जो वेपर है एक परफेक्ट गैस है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। 1 मोल वाटर 100 डिग्री पे और 1 बार प्रेशर पे है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस में। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में। 100 से 0 डिग्री में, 100 से 0 डिग्री में। और जब फ्यूजन होता है तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आइस की 6.0 किलो जूल पर मोल होती है, और जो हीट कैपेसिटी वाटर की होती है वो 4.2 किलो जूल पर मोल है। तो अब हम कैसे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को देखेंगे। 2 बार हीट इवाल्व होगी, एक तो 100 डिग्री का वाटर 0 डिग्री का वाटर बनेगा, 0 डिग्री का वाटर फिर आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। ठीक, तो दोनों की इंथैल्पी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला स्टेप 1 मोल वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 मोल वाटर अब 0 डिग्री में जा रहा है, तो वहाँ पे डेल्टा एच हो जाएगा।
अभी वाटर में 100 डिग्री का वाटर 100 डिग्री के 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अभी स्टेट चेंज नहीं हुआ है, अभी सेम स्टेट में है। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में ये होगा कि स्टेप 2 में जब हम आएंगे तो 1 मोल वाटर है यहाँ पे। अब 0 डिग्री का वाटर 0 डिग्री की आइस में जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। अब हमें टोटल इंथैल्पी अगर पता लग जाएगी तो हम निकाल लेंगे। तो डेल्टा H इक्वल टू H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। अब हमारा H1 क्या होगा, H1 1 मोल यानी 18 4.2 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 7560 जूल एंड 7.56 किलो जूल हो जाएगा। H2 हमारा दिया हुआ है 6.0 किलो जूल, फ्यूज़न की एनर्जी दी हुई है। हमने जो है कि उसकी 1 मोल वाटर में 0 डिग्री पे आया, 100 से 0 डिग्री, तो उसका हमने कैलकुलेट कर लिया, 7.56 किलो जूल आया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका आंसर आ गया। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो गया, -7.56 प्लस -0.6, टोटल हो गया 13-13.56 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब चेंज इन वॉल्यूम इस समय निग्लिजिबल माना जाता है, तो उस कंडीशन में अगर वॉल्यूम में चेंज निग्लिजिबल है तो RT इक्वल टू 0 हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड के बराबर हो जाएगी, हीट सप्लाइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हेस लॉ पे। हेस लॉ क्या कहता है, अगर एक स्टेप में A से B, एक स्टेप में A से B बना है, अगर जो है कि A से B, A से पहले C बना, C से पहले D बना, D से B बना, तो इन 3 स्टेप की एनर्जी को अगर जोड़ लें तो एक स्टेप की एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो इस बेस पे भी न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पे क्या है, कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन takes place at 298 Kelvin and 1 atm. After combustion, carbon dioxide and water are produced and 3267 kilojoule of heat is liberated. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene. Standard enthalpy of CO2 and H2O -393.5 kilojoule per mole and -285.83 किलोजूल पर मोल। क्या क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 1 मोल बेंजीन को 298 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे बर्न किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की हीट जो उस रिएक्शन में हीट लिबरेट होती है पूरे रिएक्शन में
यानी हीट ऑफ कंबस्शन अगर देखा जाए तो 3267 किलो जूल है। हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है बेंजीन का। कंबस्शन की इंथैल्पी दी है और फॉर्मेशन की हमसे पूछी जा रही है, जबकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की इंथैल्पी फॉर्मेशन दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है 393.5 किलो जूल है, जबकि वाटर की है -285.83 किलो जूल है। अब इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ऐसे जो न्यूमेरिकल आते हैं उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए माइंड को सेटअप करना होता है। कैसे सेटअप करेंगे? पहले हमारा टारगेट क्या है उसको जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करना है। किस किस चीज़ से बेंजीन बनेगा? किस किस चीज़ से बेंजीन बनेगा? कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, तो अब ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिल करके बेंजीन बना रहे हैं और उसकी इंथैल्पी चाहिए। और हमारे पास 1 मोल बेंजीन को जलाने पर क्या बन रहा है, उसकी क्या इंथैल्पी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसकी क्या इंथैल्पी है उसको देख लेते हैं। यहाँ बेंजीन है, इसको जलाए 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल H2O बना और इतनी हीट निकली -3267 किलो जूल पर मोल। हमारे पास गिवन क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 मोल बनाते हैं तो उसकी इंथैल्पी 393.5 किलो जूल है। इसी तरह से जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है 1 मोल हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑक्सीजन मिलकर के 1 मोल वाटर बनाते हैं तो उसकी इंथैल्पी इतनी है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन जो हमारा तीसरा था इसमें 6 से, क्योंकि जब बेंजीन बनाना है तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो इक्वेशन 3 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 4 में हम लोग 3 से करेंगे। क्यों करेंगे 3 से? क्योंकि यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 6 मोल कार्बन की ज़रूरत है। तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उस इक्वेशन में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ वाले इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये इस एनर्जी में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब चलिए देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके जो एनर्जी दी है उसको उसमें से घटा देंगे। अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 6 से मल्टीप्लाई करने पर -2361 किलो जूल पर मोल आया और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? -857.49 किलो जूल पर मोल आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन दिया हुआ उसके बेस पे देखा जाए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी इतनी होगी। इसको अगर हम जोड़ लें इतना इतना यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए उसको देख लेते हैं। बेंजीन बनाना है, ये तो हमारा इक्वेशन है जो कि हमने बनाया और ये वो इक्वेशन है जो दिया हुआ है। तो वहाँ पे कंबस्शन दिया था, कंबस्शन वाले रिएक्शन का उल्टा कर दिया हमने। जैसे वहाँ पे दिया था कि C6H6 बर्न करने के बाद 6
CO2 बनाता है और 3+3 H2O बनाता है। इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिए, यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया, ठीक है। तो उसका साइन भी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, -300। इतना तो दिया हुआ है इक्वेशन में, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। इतना इक्वेशन में दिया हुआ है, ये हमारा कैलकुलेट किया हुआ है, हमारा टारगेट ये था, ठीक है। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को जब हम हल किए, ऐड किए, ठीक है, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला -48.51 किलो जूल। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है बेंजीन की, हीट ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन की है, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन की है। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल है, स्टेप फॉलो करना है। क्वेश्चन दिया तो पहले दिमाग में लगाना है कि हमारा टारगेट क्या है, अब उस टारगेट को कैसे अचीव करना है। एकदम कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें बस इक्वेशन बनाने आ गया तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप को ध्यान में रखना पड़ेगा, और जब हम सॉल्व कर लेंगे 2-4 न्यूमेरिकल, तो हमारा जो है कि ये सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाएगी। आई बात सुनने? चलिए, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। इंथैल्पी पे ही रिलेटेड न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, एंट्रोपी पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एंट्रोपी क्या होती है? रेंडमनेस बताती है, किस तरह से रेंडमनेस होता है रिएक्शन में। अब क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग हमारा सारा एंट्रोपी हो जाएगा। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। बताना ये है कि इनमें से किन में एंट्रोपी डिक्रीज करेगी और किस में इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये लिक्विड, थोड़ा सा यहाँ पे हमें इरेजर यूज करना पड़ेगा। दिया हुआ है कि ये लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, तो इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज टू 0 to 115 केल्विन। तीसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मिंग सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और चौथा है एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये 4 इक्वेशन में हमें ये बताना है कि किसका एंट्रोपी बढ़ेगा, किसका एंट्रोपी घटेगा। देखिए, पहले वाले केस में क्या कर रहा है, लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड। तो जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब उसके मॉलिक्यूल क्या है, पास पास आ जाएंगे, अब वो मोशन लेस हो जाएंगे। तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या है, वो रेंडमनेस को बताती है। जितना ज़्यादा रेंडमनेस उतनी ज़्यादा एंट्रोपी। तो जितना कम रेंडमनेस, जितना कम मोशन, उतना जो है कि एंट्रोपी भी कम। तो अब लिक्विड से सॉलिड हो गया तो मोशन सीज कर गया, सीज कर गया तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एंट्रोपी घट जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर बढ़ेंगे, 0 से 115 केल्विन हो जा रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे। सीज तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर आइस है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेल्ट करेगा, वेपराइज कर सकता है। तो एंट्रोपी क्या होगी वहाँ पे, 0 डिग्री पे तो कम है,
लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 115 करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो पहले केस में एंट्रोपी घट गई, क्यों? क्योंकि वो लिक्विड से सॉलिड हो गया। दूसरे में एंट्रोपी बढ़ गई, क्यों? 0 से 115 पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉलिड क्रिस्टलाइन है उसके मालिक्यूल